आप सुन रहे हैं कहानी नफरत भी तुमसे मोहब्बत भी तुमसे, जिसे लिखा है नवजोत कौर ने और आवाज दी है देवांशी ने। हवेली के अंदर शोरगुल था। संग्राम सिंह और उनकी पत्नी किरण सिंह टीवी पर रूही की खबर देख रहे थे। मीडिया मसालेदार बातें दिखा रही थी। किरण मन ही मन रूही से चिढ़ते हुए सोच रही थी, सही हुआ, बहुत उड़ती थी, बदनामी के बाद इसे मर जाना चाहिए। आखिरकार किरण बोल पड़ी, इस लड़की ने नाक में दम कर रखा था, अब इसकी बदनामी हो गई है, जीने का कोई फायदा नहीं। संग्राम सिंह गुस्से से गरजते हुए उसे थप्पड़ मारते हैं। शर्म नहीं आती? खुद एक औरत होकर ऐसी बातें सोचती हो, ये हमें शोभा नहीं देता। किरण अवाक रह गई, सिर झुकाए खड़ी रही। संग्राम सिंह के तेवर ने उसे खामोश कर दिया। संग्राम आगे बोलते हुए, इस लड़की की जगह वो विक्रम मर जाए तो हमें बहुत खुशी होगी, पर उसकी बहन से हमें ना तो पहले मतलब था और ना अब मतलब है। संग्राम सिंह विक्रम का सबसे बड़ा दुश्मन। दरअसल विक्रम को लगता था कि उसके माता पिता का खून संग्राम ने किया है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संग्राम सिंह वहाँ का बदमाश, हर गलत काम करता था वो, पर मजाल है पुलिस उसे छू भी पाई हो। विक्रम एक जाना माना बिजनेसमैन था, पर सिर्फ दिखावे के लिए। असल में तो वो संग्राम का भी बाप था। एक ही मकसद था उसका, संग्राम को तबाह करना और अपने माता पिता की मौत का बदला लेना। संग्राम अभी बोल ही रहा था, तभी एक लड़की जिसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था, जिसकी सिर्फ काजल से सनी हुई आंखें नजर आ रही थी। आंखें थी या कोई गहरी झील, जो कोई एक बार देखे तो बस डूबने को उतारू हो जाए, जिसका नाम कशिश था। वो अपने हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे को टेबल पर रखते हुए बोली, दादू आपकी चाय। ये कहते हुए पता नहीं कैसे उसका दुपट्टा उसके चेहरे से हट जाता है। तभी एक चटाक करके चाटा उसके मुंह पर पड़ता है, जो कि किरण ने मारा था। किरण गुस्से से गरजते हुए बोली, मनहूस कहीं की, कितनी बार कहा है कि अपना ये मनहूस शक्ल मत दिखाया कर। पैदा होते ही मेरे बेटे बहू को खा गई, उससे भी तेरा पेट नहीं भरा जो कि सरेआम अपना चेहरा दिखाते हुए घूम रही है। कशिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लेती है। किरण अपनी चाय का कप उठाते हुए आगे कहने लगी, चल अब हट सामने से। लगभग वो उसे धक्का देते हुए बोलती है। ऊपर छत पर खड़ी कशिश की चाची की लड़की तान्या उस पर हंस रही थी। कशिश अपनी गर्दन झुकाए खड़ी थी। संग्राम कुछ नहीं बोलता, बस उसके सर पर अपना हाथ रखता है और अंदर चला जाता है। कशिश रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। रसोई घर में खड़ी निर्मला, जो कि वहाँ खाना बनाने का काम करती थी, वो अपनी नम आंखों को साफ करते हुए बोली, हे भगवान, इस बच्ची पर तरस खाओ, बेचारी बिना गलती की सजा भुगत रही है। किसी एक को तो इसके लिए भेजो जो इसे इस नरक से बाहर निकाल सके। कोई तो फरिश्ता बनकर आए और इस बच्चे की जिंदगी खुशियों से भर दे। दूसरी तरफ रूही विक्रम सिंह राठौर की इकलौती बहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। डॉक्टरों से विक्रम का सख्त सवाल, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? फिर एक डॉक्टर ने हिम्मत जुटाकर बताया, जबरदस्ती की कोशिश हुई, जब नाकाम रहे तो जान से मारने का प्रयास किया। विक्रम का गुस्सा चरम पर था। वो डॉक्टर को दबोचते हुए पूछता रहा, कब होश आएगा मेरी बहन को? डॉक्टर ने बताया, रूही की हालत नाजुक है, बचना मुश्किल है। ये सुनते ही विक्रम ने गुस्से में डॉक्टर का गला दबा दिया, कब होश आएगा मेरी बहन को? डर से डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। विक्रम ने डॉक्टर को छोड़ा और रूही के पास गया। उसका बेजान चेहरा देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माथा चूमते हुए उसने वादा किया, गुड़िया तुझे कुछ नहीं होगा। जिसने तुझे इस हाल में पहुंचाया है उसका आखिरी वक्त आ चुका है। अब मैं कहर बनकर टूटूंगा उस पर। विक्रम ने रूही के चेहरे से आंसू पोंछते हुए वादा किया, जिसने तुझे इस हाल में पहुंचाया है तेरा भाई कहर बनकर टूटेगा उस पर। फिर डॉक्टर को सख्त निर्देश दिया, इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अमेरिका से तुरंत डॉक्टर बुलाओ। राज ने जानकारी दी, डॉक्टर की टीम आ रही है। और रूही की हालत देखकर भीतर से तड़प उठा, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया।
दूसरी तरफ कशिश के माता पिता की पहाड़ी पर बने कुलदेवी मंदिर में एक हादसे में मौत हो गई थी और कशिश, जो उस समय आया निर्मला की गोद में थी, बच गई। इस घटना के बाद से किरण ने कशिश को मनहूस मान लिया और उसे घर में नौकरानी की तरह रखा। निर्मला ने कशिश को माँ की तरह पाला, लेकिन वो एक खतरनाक सच जानती थी जो सबकी जिंदगी बदल सकता था। बावजूद इसके वो कशिश पर होते हुए जुल्म चुपचाप देखती रही। कशिश का कमरा असल में स्टोर रूम था, जहाँ पुराने सामान के बीच एक टूटी अलमारी, पलंग और माता पिता की तस्वीर के साथ उसकी दुनिया सिमटी थी। पढ़ाई में रुचि रखने के बावजूद किरण ने उसे आगे पढ़ने नहीं दिया। चचेरे भाई अभिषेक की मदद से कॉलेज में दाखिला हुआ, पर रोज के तानों से तंग आकर कशिश ने पढ़ाई छोड़ दी। अपने कमरे में माँ बाप की तस्वीर को पकड़कर वो रोते हुए कहती है, क्यों मुझे अकेला छोड़ गए? क्या आप भी मुझे मनहूस मानते थे? उसकी हिचकियां थमती नहीं। तभी तान्या आती है। रोना धोना बंद कर, मेरे कपड़े प्रेस कर, वरना दादी से शिकायत कर दूंगी। तान्या के जाने के बाद कशिश अपने आंसू पोंछती है, चेहरा ढकती है और चुपचाप काम करने बाहर निकल जाती है। कशिश तान्या के कपड़े प्रेस करती है। तान्या, जो कि अपने बाल बना रही थी और साथ साथ फोन पर बात कर रही थी। हाँ, बस मैं निकल ही रही हूँ, बस वेट करो, मैं अभी आई। इतना कहकर वो अपने कपड़े उठाती है। इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? कशिश उसे पूछ बैठती है। ये सुनते ही तान्या गुस्से से तमतमाते हुए बोली, तुम कौन होती हो मुझसे ये पूछने वाली? अपनी औकात में रहो, समझी? इतना कहकर वो उसे अपने कमरे से निकाल बाहर करती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। कशिश अभी भी वहीं खड़ी थी। पीछे से निर्मला उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्यों ध्यान देती है तू इन सब पर, जब बदले में तुझे तिरस्कार ही मिलता है? क्यों अपना मानती है इन्हें? कशिश बेबसी से बोलती है, इनके अलावा है ही कौन मेरा काकी? ये कहते हुए वो किचन में चली जाती है। निर्मला मन में कहती है, कैसे बताऊं, ये लोग तेरे अपने नहीं है मेरी बच्ची। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर मीडिया के सवालों ने विक्रम का खून खौला दिया। एक रिपोर्टर को धमकाते हुए उसने कहा, अगली बार बिना सोचे मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा। विक्रम की जलती नजरों ने सभी को खामोश कर दिया। गाड़ी में बैठते ही उसकी खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। सिगरेट का कश भरते हुए उसने राज को आदेश दिया, जिसने भी ये किया है या करवाया है, मुझे उसकी सारी कुंडली चाहिए, वो भी आधे घंटे में। इतना कहने के बाद वो फिर से खामोश हो जाता है और अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है। हो जाएगा सर, आपके कहने से पहले ही मैंने खबरियों को काम पर लगा दिया है। फिर वो एक गहरी सांस लेकर, सर सबसे पहले हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ रूही मैम के साथ ये सब। वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। बेजान पड़ी रूही का चेहरा फिर से उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। हो सकता है वहाँ पर हमें कोई सुराग मिल जाए। वो विक्रम की तरफ देखते हुए बोलता है, जैसे इजाजत मांग रहा हो उसकी। बदले में बस वो इतना ही बोलता है और फिर से खामोश हो जाता है। सिगरेट के कश भरते हुए वो कुछ गहरा सोच रहा था, कुछ बहुत गहरा। विक्रम अपनी गाड़ी में बैठा उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पर रूही के साथ गलत करने की कोशिश हुई थी। पूरे रास्ते वो एक शब्द नहीं बोलता और ना पूरे रास्ते अपने हाथ की मुट्ठी खोलता है। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी ठीक उसी जगह रुकती है जहाँ पर ये सब हुआ था। बिना देर किए वो अपनी गाड़ी में से बाहर आता है। राज भी उसके साथ ही उतरता है। विक्रम की नजर वहाँ पर खड़ी रूही की गाड़ी पर जाती है, जो कि बुरी तरह चकनाचूर हो गई थी और उस पर जगह जगह खून लगा हुआ था, जो कि अब सूख गया था। एक बार फिर उसकी आंखें नम हो जाती है। ये पहली बार था जब विक्रम की आंखों में 2 बार आंसू आए हों। कैसे सहा होगा मेरी बच्ची ने ये सब? राज इधर उधर देखते हुए बोलता है, कोई तो सबूत होगा ही, कोई भी एक सुराग, बाकी उससे तो मैं पाताल से भी ढूंढ। वो अभी बोल ही रहा था तभी उसकी नजर गाड़ी के टायर के पास पड़ी एक चैन पर पड़ती है। ये किसकी चैन है? वो झट से उसे उठाते हुए बोलता है। वो एक चमकती हुई सोने की चैन थी जिसका ए नाम का पेंडेंट भी था।
अगले ही पल वो चैन लेकर विक्रम के पास जाते हुए कहता है, सर ये चैन मिली है। विक्रम झट से वो चैन लेकर देखने लगता है, जिस पर हल्का हल्का खून भी लगा हुआ था। वो अभी उस चैन को देख ही रहा था कि तभी उसका एक आदमी जो कि वहाँ पर छानबीन कर रहा था, वो उसके पास आते हुए कहता है, सर ये कार्ड वहाँ झाड़ियों के पीछे पड़ा था। विक्रम की नजर जैसे ही उस कार्ड पर पड़ती है तो उसकी आंखों में खून उतर आता है। गुस्से का एक ज्वालामुखी बन जाता है उसके अंदर। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, संग्राम सिंह, कशिश की दुनिया कब बदलेगी? क्या कोई फरिश्ता उसकी तकदीर को नई दिशा देगा? विक्रम का गुस्सा क्या ये संग्राम सिंह के साम्राज्य को तबाह कर देंगे? और आखिर रूही के साथ हुए बुरे सुलूक के पीछे कौन था? जानने के लिए सुनिए कहानी नफरत भी तुमसे, मोहब्बत भी तुमसे, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।